अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पानी की अहमियत क्या है जानदारों के अंदर। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात लिखते हैं कि वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम कहते हैं वो जगह या कोई ऐसा सिस्टम जहां पर जानदार जिंदा रह सके। जैसे कि कल्चर मीडियम बनाते हैं हम, तो यहां पर लिखा गया वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। जिंदगी के लिए बहुत अहम चीज है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये मीडियम ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग थिंग्स आर इन लिविंग्स। ये जिंदा चीजों के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कंपाउंड है पानी, लेकिन इसकी क्वांटिटीज डिफरेंट होती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 65% होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 89% होता है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो जो बोन सेल्स हैं उनमें 20% वाटर होता है और ब्रेन सेल्स के अंदर 85% होता है। तो ये अबंडेंस हमने बताई है कि जानदारों के अंदर कितनी परसेंटेज में पाया जाएगा। जो थर्ड प्रॉपर इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन वाटर, कि जानदार के अंदर होने वाले जो अक्सर रिएक्शंस होते हैं वो तमाम तर रिएक्शंस या ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस पानी के अंदर वकूअ पजीर होते हैं, लगभग सारे। अब आप लोगों को यह बात समझ आएगी कि इसको हम मीडियम ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म पिछली क्लासेस में। हमने एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के मजमूए को मेटाबोलिज्म कहा था। मेटाबोलिज्म क्या था कि किसी भी जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हों उनके मजमूए को हम मेटाबोलिज्म कहते हैं। और मेटाबोलिज्म के मजमूए को यानी कि सम ऑफ मेटाबोलिज्म इज कॉल्ड लाइफ, कि जानदार के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको मेटाबोलिज्म कहते हैं। और यही मेटाबॉलिज्म ही असल में जिंदगी है, यानी कि अगर रिएक्शन हो रहे हैं तो जानदार जिंदा है, रिएक्शन रुकेंगे जानदार जिंदा नहीं रहेगा। तो यहां पर आप इसको गौर से पढ़ो लाइन को, तो उसने लिखा इट इज ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन वाटर। लगभग तमाम तर केमिकल रिएक्शन पानी के अंदर वकूअ पजीर हो रहे हैं। अभी हमने बात की अगर केमिकल रिएक्शन वकूअ पजीर हो रहे हैं तो इन्हीं की वजह से जानदार जिंदा है। तो अब यह बात माननी पड़ेगी इट इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। अब सारे केमिकल रिएक्शन या लगभग सारे केमिकल रिएक्शन ही पानी के अंदर क्यों वकूअ पजीर होते हैं? क्योंकि किसी भी जानदार के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनमें एंजाइम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अब इन एंजाइम को काम करने के लिए पानी की या आबी मीडियम की जरूरत होती है। सो एंजाइम नीड इक्वस मीडियम टू वर्क। इसी वजह से अक्सर केमिकल रिएक्शन या लगभग सारे केमिकल रिएक्शन पानी के अंदर होते हैं, क्योंकि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इक्वस मीडियम के अंदर ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है, फोर्थ इंपॉर्टेंस, कि इट कैन टेक पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये खुद भी, ये नहीं है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, बल्कि ये खुद भी कुछ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। उन केमिकल रिएक्शन के अंदर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को पानी की वजह से तोड़ना या किसी भी चीज को पानी की मौजूदगी में तोड़ना। मसलन एटीपी का मॉलिक्यूल पानी की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस में जाएगा और यह बना देगा एडीपी, इससे एनर्जी पैदा होगी। तो इस एटीपी की जो हाइड्रोलाइसिस हुई ये पानी की वजह से हुई, तो हम कहते हैं कि इट कैन डायरेक्टली टेक पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। ये पानी के जो है ना, ये खुद भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और इसी के अंदर ही केमिकल रिएक्शन वकूअ पजीर होते हैं।
अब फिफ्थ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन सम केमिकल रिएक्शन। ये कुछ केमिकल रिएक्शन में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं कि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हम रिएक्टेंट प्रोवाइड करते हैं या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम खाम माल लाते हैं उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। मसलन अगर हमने रोटी बनानी है तो उसके लिए गंदम के दाने या गंदम जो होगा वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होगा। आप इसकी एग्जांपल मोस्ट इजीली आप जब इसका एग्जांपल पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि रॉ मटेरियल किसे कहते हैं। सो हमने कहा रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इन दो चीज़ों की वजह से ग्लूकोज बनता है या शुगर बनती है। तो हम कहते हैं कि शुगर को बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, एक है पानी और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहां अगर सेकेंड रॉ मटेरियल को देखो तो वो है पानी। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन सम केमिकल रिएक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में आप देख चुके हो। ये इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद हम कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो भी इस इंपॉर्टेंस का हिस्सा ही हैं, लेकिन हम उनको अलग से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को जाकर, क्योंकि वो भी बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। तमाम स्टूडेंट 9th क्लास से जानते हो, टेनेसिटी को आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो या आप सॉल्यूशन को पढ़ चुके हो 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर। आप कहते हो सॉल्यूशन दो चीज़ों का मजमुआ होता है, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्यूट। यानी कि जो चीज़ हल हो जाए हम उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो चीज़ हल करे हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं। मसलन अगर आप पानी और टेबल सॉल्ट, जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हो, घरेलू नमक, आप उसको पानी में हल कर रहे हैं तो अब नमक हमारे पास सॉल्यूट होगा और पानी हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि चीज़ों को हल करने वाली प्रॉपर्टी है, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। जब हम सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि जो लगभग तमाम तर चीज़ों को अपने अंदर हल करने की ताकत रखता है। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर हल करने की ताकत रखता है, सलाहियत रखता है, लेकिन तमाम तर चीज़ों को एक जैसा बिहेव नहीं करता। इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है विद द डिफरेंट कंपाउंड। सो हम कहते हैं एज अ सॉल्वेंट इट बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट कंपाउंड्स। ये मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ मुख्तलिफ तरीका कार से रिएक्ट करेगा या उनको अपने अंदर सॉल्व करेगा। तो सबसे पहला बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं पोलर कंपाउंड के साथ। अब पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में दो पोल क्रिएट हो जाएं, दो पोल का मतलब है दो चार्जेस, एक यहां पर पार्शियल नेगेटिव है और एक यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहां पर दो पोल क्रिएट हो गए। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर दो पोल क्रिएट हो जाएं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसी तरह पानी का फार्मूला देखो या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां भी पार्शियल पॉजिटिव और यहां ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। पोलैरिटी पैदा होती है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से इन पर पार्शियलिटी शो होगी।
अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है या पानी का है, इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शो हो गए। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पर। इसी तरह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। तो ये दोनों पोलर कंपाउंड की क्लास में आ जाएंगे। तो ये जो पोलर कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पानी इजीली, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने अंदर हल कर लेगा। क्यों करेगा ये हम आगे जाकर बात करेंगे। सो हम कहते हैं वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड आल्सो एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द अदर पोलर कंपाउंड। कि पानी खुद भी पोलर कंपाउंड है और ये दूसरे पोलर कंपाउंड को अपने अंदर बड़ी आसानी से, बड़ी सलाहियत से हल कर लेता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक थ्योरी या एक रूल पढ़ते हैं, उसके मुताबिक लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीजें एक दूसरे को हल करती हैं। मसलन ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक चीजों को हल करेंगी, इनऑर्गेनिक चीजें इनऑर्गेनिक चीजों को हल करेंगी, पोलर चीजें पोलर चीजों को हल करेंगी। क्योंकि पानी खुद भी पोलर कंपाउंड है, इसलिए ये पोलर कंपाउंड को अपने अंदर इजीली सॉल्व कर लेता है। इसलिए हमने कहा इट इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट ऑफ फॉर द पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड के लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। तो ये हमने इसके प्रॉपर्टी पढ़ी पोलर कंपाउंड के लिए कि इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी या बिहेवियर पोलर कंपाउंड के साथ कैसा है। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड के साथ इसका सॉल्वेंट बिहेवियर कैसा होगा। आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर डोनेट कर दिए जाएं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने हासिल कर लिया, तो सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये दोनों आयंस में तब्दील हो गए। आयंस क्या होता है? कोई भी ऐसा एटम या एलिमेंट जिसके ऊपर मनफी या जमा चार्ज शो हो जाए उसे हम आयन कहते हैं। कोई भी एटम या एलिमेंट हो, अगर उनके ऊपर ये चार्ज शो हो रहे हैं तो वो आयन कहलाते हैं। जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके ऊपर जमा चार्ज आ गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये सोडियम आयन बन गया, अब सोडियम एटम नहीं है। इसी तरह जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कबूल करती है तो इस पर मनफी चार्ज आ जाता है, अब ये क्लोरीन एटम नहीं, अब क्लोरीन आयन है। जब ये जमा और मनफी चार्ज आ जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कशिश की कुव्वतें आ जाएंगी। क्यों? आप पढ़ते हो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कशिश करके बांड बना देंगे। इस बांड को हम कहेंगे आयोनिक बांड और इस कंपाउंड को हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। ये बांड आयोनिक बांड है और ये जो कंपाउंड बना है NaCl का, हम इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। जब भी हम इसको पानी के अंदर हल करते हैं, यानी कि NaCl को या किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, तो पानी इनके दरमियान की बॉन्डिंग को तोड़ देता है। When dissolved in water, यानी कि आयोनिक कंपाउंड को जब पानी में हल किया जाएगा, दे विल एसोसिएट, ये एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और ये जमा और मनफी आयंस में दोबारा बिखर जाएंगे। यानी कि जब हमने NaCl को पानी में डाला, पानी ने इनको तोड़ दिया, जब इनको तोड़ दिया ये फिर से आयंस में तब्दील हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन द वाटर, दे विल डिसएसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये था आयोनिक कंपाउंड के साथ बिहेवियर। नेक्स्ट बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड। नॉन आयोनिक कंपाउंड यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से ना बने हों, उनको हम नॉन आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें कोवलेंट भी आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि नॉन आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग चार्ज ग्रुप डिस्पर्स्ड इन द वाटर।
आयोनिक पर तो चार्ज है, लेकिन अगर नॉन आयोनिक पर चार्ज आ जाए, नॉन आयोनिक पर चार्ज आ जाए तो पानी में हल नहीं होते बल्कि पानी में बिखर जाते हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते थे कि जो रिजल्टेंट चार्ज था अमोनियम आयन पर, वो प्लस चार्ज ब्रैकेट के ऊपर लगता था, वो एक चार्ज ग्रुप के तौर पर जाना जाता था। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब भी हम पानी के अंदर हल करेंगे तो ये पानी के ऊपर आ जाएंगे या पानी में बिखर जाएंगे, उसमें मुकम्मल तौर पर हल नहीं होंगे। नेक्स्ट बिहेवियर है नॉन पोलर कंपाउंड के साथ। अब नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, इजीली आपको बताऊं तो लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, ये अक्सर नॉन पोलर कंपाउंड में गिने जाते हैं। जब भी आप लिपिड्स के एग्जांपल ले लो, जब भी आप घी को या मक्खन को पानी के अंदर डालेंगे, वो फौरन से पानी की सरफेस के ऊपर तैरता हुआ आ जाएगा, लेकिन वो उसमें खुद ब खुद हल नहीं होगा। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बिल्कुल गैर हल पजीर होते हैं, ये पानी में हल नहीं होते। अब इनके गैर हल पजीर होने से भी फायदा होता है। वो क्या फायदा है कि ये जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, दे मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को बचा के रखते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन पानी के अंदर हल पजीर होती तो सारे के सारे सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाते, पानी के अंदर हल हो जाते, जानदार तक जिंदा ना रह पाता। दूसरी बात, दीज नॉन पोलर कंपाउंड आल्सो फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ये सेल के हिस्से बनाने के लिए भी काम आते हैं। वही रीजन, क्योंकि ये पानी में हल है नहीं, इनको पानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए ये सेल के कंपोनेंट भी बनाते हैं, सेल की सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं। वरना पूरे का पूरा जानदार पानी के अंदर हल होकर उसके साथ डिसॉल्व फॉर्म में रहता। अब ये थी जी पहली सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, उसमें हमने पोलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, नॉन आयोनिक कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड के साथ इसका बिहेवियर पढ़ा एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम आयोनाइजेशन पढ़ेंगे, वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे।